नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई में एक दौर था जब अंडरवर्ल्ड का सिक्का चलता था और फिर एक दौर ऐसा आया जब बाला साहब ठाकरे का राज चलने लगा। लेकिन आज मुंबई में मुंबई वाले का नहीं, गुजरात लॉबी का राज चलता है, सिक्का चलता है। और आप कह सकते हैं कि ये गुजरात लॉबी इस कदर हावी है कि मुंबई के सारे फैसले अब दिल्ली दरबार से होते हैं, सारे फैसले। और इसके चलते आज मुंबई का जो नया किंग है वो ये साहब है। और ये मैं बात दौलत के सिलसिले में कह रहा हूं। अब आप कहेंगे कि अडानी मुंबई के नए मालिक मुख्तार कैसे हो गए। मुझे लगता है जो सबसे ताज़ा सबूत है वो देश की सबसे बड़ी लैंड डील का है। मुंबई शहर के बीचों बीच, जी हाँ, एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसी सोने की खान, गोल्ड माइन, जो वर्ग फुट में नापी नहीं जाएगी, जो मीटर और गज में नहीं नापी जाएगी, जिसे किलोमीटर में नापना पड़ेगा, वो ज़मीन किलोमीटर तक गोल्ड माइन, सोने की खान चंद हजार रुपए में अडानी साहब को दे दी गई, जहां पर कई लाख स्क्वायर फीट की इमारतें खड़ी होंगी। अब दोस्तों, ये जो ज़मीन दी गई है, दी तो गई है ये रीडेवलपमेंट के नाम पे। रीडेवलपमेंट बोले तो कि जो स्लम है धारावी का, जहाँ पर तकरीबन 10-12 लाख की आबादी रहती है, उनको झोपड़ी के बदले घर दिया जाएगा। लेकिन उस घर के बदले जो ज़मीन आएगी कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पावर के पास, उसको आज की तारीख में रुपए पैसे में नापना आंकना हमारे और आपके बस की नहीं है। एक नया कैलकुलेटर चाहिए। लेकिन आज उस जमीन पर, उस खरबों रुपए की डील पर पहली बार मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं और मेरे साथ 3 एक्सपर्ट होंगे। एक एक्सपर्ट तो ऐसे हैं जो धारावी में पैदा हुए, धारावी में पले बड़े और आज सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक मुंबई के 30-35 साल का अनुभव रखने वाले, मुंबई की रिपोर्टिंग के वो पत्रकार हैं, और एक हैं टाइगर। और आज टाइगर वाकई गरजने जा रहे हैं। वो बताने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में किसका राज है और क्यों है। और आप पूछ रहे थे ना मुंबई का किंग कौन, तो मुंबई का किंग गुजरात है। अभी गुजरात जो चाहता है वो मुंबई में करवाता है। एक जमाने में जो मुंबई हिलाता था पूरे देश को, और एक कहावत थी हमारे महाराष्ट्र में, जब हिमालय संकट में आता है तो सह्याद्री भाग के जाता है। अब सवाल आ गया कि सह्याद्री हमारा घुटनों के बल आ गया है। हिमालय तो छोड़िए, जहां छोटी मोटी टेकड़ियां हैं वो गुजरात भी रोंद रहा है, और ये महाराष्ट्र की जनता रोज देख रही है। मुंबई का किंग गुजरात है। गुजरात तय करता है मुंबई में क्या होना है, महाराष्ट्र में क्या होना है। महाराष्ट्र क्या है माइनस मुंबई, महाराष्ट्र क्या बचता है बताइए आप मुझे। टाइगर को आप पूरा सुनेंगे और मुझे लगता है उसके लिए आपको आखिर तक इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी डील है कि अगर आप भारत की सियासत को समझना चाहते हैं या आज के दौर के मोदी को समझना चाहते हैं, हुकूमत को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अडानी साहब का ये कहना है कि साहब उन्होंने जो ज़मीन ली है, ये जो डील है, तो उन्होंने टेंडर डाला है, जो प्रोसेस है, जो नियम है, उसको फॉलो किया है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर ये ज़मीन और ये जो डील है ज़मीन की वाकई ये खरबों रुपए की थी, वाकई इसमें लाखों करोड़ों का मुनाफा है, तो फिर अंबानी की हिम्मत क्यों नहीं हुई, फिर टाटा की हिम्मत क्यों नहीं हुई, फिर गोदरेज की हिम्मत क्यों नहीं। ये लोग भी तो इमारतें खड़ी करते हैं, ये इन्होंने ये टेंडर क्यों नहीं डाला। मुझे लगता है ऐसे बहुत से सवाल आपके जहन में होंगे। खबर बड़ी है, खुलासा बड़ा है, आखिर तक देखिएगा। वक्त नहीं लूंगा, सीधे चलूंगा अपने एक्सपर्ट्स के पास। अनुराग जी, ये जो खेल है धारावी का, तकरीबन 620 एकड़ बताया जा रहा है, जहां पर तकरीबन 1 करोड़ स्क्वायर फीट लैंड पर मुंबई के बीचों बीच जो सोने की खान है, वो सोने की खान, ऐसा कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, खबरों में आ रहा है, कौड़ियों के भाव वो अडानी को दे दी गई है। और अडानी साहब 17 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, और इसमें धारावी में जो रहने वाले तकरीबन 10 लाख लोग हैं, उनको वहां रहने का मुफ्त में मकान मिलेगा। लेकिन इस मुफ्त के खेल के पीछे एक रियल एस्टेट का बड़ा खेल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये वाकई
जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए है, या कहीं ना कहीं धारावी से पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा मेगा प्लान है, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार ने आंखें बिछा दी हैं एक बड़े कॉरपोरेट के लिए? असल में बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस का जो एक नापाक रिश्ता बना था, उसमें अब मैं कहूंगा कि बड़े पूंजीपति भी शामिल हो गए हैं। और आप देखेंगे कि न केवल मुंबई के मिलों की जमीन गई, उसके बाद में कमाठीपुरा, जहां पे कि लाल बत्ती इलाका है, जो कि मुंबई सेंट्रल से 1 किलोमीटर दूर है, वहां पे क्लस्टर डेवलपमेंट किया गया। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुंबई में जो है वो पहले 74,000 के करीब वेश्याएं थी, उनकी संख्या घट के 20-22 हजार ही रह गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो है, जो धारावी में जिस तरीके से जमीन को पैसे में बदला गया, उसका मोनेटाइजेशन किया गया है, ये बहुत ही एक तरीके से कौड़ियों के मोल अमीरों को मुंबई सौंप दी गई है, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ धारावी में पैदा हुए, धारावी में पले बड़े और धारावी के शूरवीर इस वक्त राजेंद्र कोल्डे साहब, सामाजिक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं, और उनका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। लेकिन मैं सवाल करूंगा अशोक वानखेड़े टाइगर से, क्योंकि डील इतनी बड़ी है कि बिना टाइगर के रोशनी डाले, बिना टाइगर के दहाड़े, इतनी बड़ी डील से जो है वो धुंध हटने वाली नहीं है। टाइगर, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये स्लम डॉग मिलियनर है या ये स्लम डॉग बिलियनर है? क्या कहेंगे आप? ये स्लम डॉग बिलियनियर नहीं कह सकते, ये पॉलिटिकल डॉग्स बिलियनियर है। स्लम डॉग नहीं कहूंगा मैं। स्लम, जैसा कि कहा अनुराग जी ने, वो आत्मा है। यदि धारावी के लोग 2 दिन घर से बाहर नहीं निकले तो इस दिल्ली में टैक्सी नहीं चलेगी, मुंबई में टैक्सी नहीं चलेगी, मुंबई में काम करने वाले लोग नहीं होंगे। धारावी अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत बड़ा सेंटर है। धारावी के अंदर सैकड़ों उद्योग है, धारावी के अंदर सैकड़ों परिवार रहते हैं, धारावी के अंदर कई चीजों का काम होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप यदि इन लोगों को रिहेबिलिट करने के नाम पे कहीं और लेके जाओगे तो मुंबई खाली हो जाएगा। मुंबई में धारावी छोड़ के ऐसा कौन सा एरिया है जहां आप उनको बसा सकते हो? कई इश्यूज है, लेकिन इसमें मैं स्कैंडल क्यों देख रहा हूं? धारावी को डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सभी जानते हैं, सभी चाहते हैं। उसके बाद पुरानी सरकार ने एक टेंडर निकाला था, ग्लोबल टेंडर निकाला था, उसमें सिकलिंग कंपनी एक कंसोर्टियम बनाया था उन्होंने, और उन्होंने अप्लाई किया था, और उनके कंडीशंस और उनकी जो ऑफर थी वो अडानी जी के कई गुना ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद नई सरकार आती है, लेकिन इसी बीच रेलवे की एक 40-45 एकड़ जमीन इस धारावी के प्रोजेक्ट में मर्ज होनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो बड़ा प्रोजेक्ट था उसमें ये 45 एकड़ जमीन भी इन्वॉल्व थी। तो वो लेने के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पैसे भी दिए रेलवे को, लेकिन रेलवे ने रिलीज करने के लिए तकलीफ दी, क्योंकि सरकार बीजेपी की केंद्र में थी और दिल्ली महाराष्ट्र में बीजेपी के विरोधियों की सरकार थी। तो जितनी तकलीफ दे सकते थे उन्होंने दी। 2018 तक ये जमीन भी आ गई और 2018 में रीटेंडरिंग हो गई। जो धारावी का वर्तमान कैरेक्टर है, धारावी एटीएम रहा है नेताओं के लिए, एक वोट बैंक के रूप में, मुंबई के हायर क्लास और हायर मिडिल क्लास के लिए एक सर्वेंट सप्लायर, मुंबई की लाइफलाइन टैक्सी ड्राइवर्स वहीं से आते हैं। कई चीजों के लिए धारावी एटीएम रहा है, छोटे मोटे उद्योगों के लिए धारावी एटीएम रहा है। आज यदि धारावी के सारे उद्योग बंद कर दिए तो मुंबई की इकोनॉमी में जबरदस्त फर्क पड़ेगा। इसका किसी ने ख्याल नहीं रखा। वहां मल्टी स्टोरी बनेगी, वहां कमर्शियल बनेगा, लेकिन फिर वहां के धारावी के लोग कहां जाएंगे? यदि वहां पे वो रहेंगे भी तो कुछ दिनों के बाद यही बिल्डर उनको पैसा लेके वो खरीद लेंगे उससे, और फिर ये कहीं दूसरी जगह झोपड़े में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुल मिला के ये पूरा प्रोजेक्ट जो है 2022 में जो ये नया टेंडरिंग हुआ है, ये मात्र दिल्ली के आदेशानुसार हुआ है। और ये जो हमारे 2 लोग बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, इनका काम महाराष्ट्र में, मुंबई में बैठ के दिल्ली के तरफ सिर्फ देखना है। दिल्ली बोलेगी उड़ जा, ये उड़ जाते हैं। दिल्ली बोलेगी बैठ जा, ये बैठ जाते हैं। दिल्ली बोलेगी यहां कर, ये कर देते हैं। दिल्ली ने बोला टेंडर चेंज कर, टेंडर चेंज हो गया। दिल्ली ने बोला अडानी को दे दो, अडानी को दे दिया। और जो अडानी केंद्र सरकार के भरोसे देश के दामाद बने हुए थे, अब वो बड़े दामाद, मतलब केंद्र के दामाद तो फिर अपने भी दामाद, बड़े भाई के दामाद, छोटे भाई के दामाद, तो अब वो महाराष्ट्र के दामाद बैठे हैं। अभी तो धारावी में बात हुई, उसके बाद अगले चंक में मैं आपसे सहार डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे भी बात करूंगा।
जी। मेरे साथ इस वक्त राजेंद्र कोड़े जी जुड़ गए हैं और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, दोस्तों को, कि राजेंद्र साहब की जो पैदाइश है 1968 में, ये धारावी में पैदा हुए। तो कितना पुराना स्लम है ये भी आपको इनकी उम्र से अब पता लगता है राजेंद्र साहब की। और राजेंद्र साहब आज की तारीख में वकील हैं, आज की तारीख में सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत कुछ जानते हैं, अंडर बेली जानते हैं धारावी की। मेरा सवाल राजेंद्र जी ये है, आपको लगता है कि क्या समाज कल्याण के नाम पर, गरीबों की मदद के नाम पर, उनको कुछ मकान देने के नाम पर ये एक सोने की खान की लूट है? क्योंकि धारावी मुंबई के बीचों बीच है, देश की जो कमर्शियल कैपिटल उसके बीचों बीच की जमीन है, गोल्ड माइन है। क्या ये लूट है? आप ऐसा आपको लगता है? असल में जिसको सोफिस्टिकेटेड लैंड ग्रैब स्कैम होता है, उस तरीके का ये पूरा प्रोजेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो पूरे मुंबई के अंदर जहाँ पे भी डेवलपमेंट होता है या हिंदुस्तान में कहीं पर भी होता है, तो जमीन का जितना टुकड़ा जहाँ पे हम डेवलपमेंट करने वाले हैं उसके ऊपर एफएसआई काउंट किया जाता है। ये पहला मेरे ख्याल से स्कीम है जहाँ पे ग्लोबल एफएसआई नाम का उन्होंने एक नया शब्द निकाला है। और पूरी धारावी की जो 650 एकड़ जमीन आज रेलवे की जमीन को पकड़ के पूरी 650 एकड़ जमीन पूरी होती है, वो 650 एकड़ के ऊपर वो 4 एफएसआई लेने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि रास्ता है, गटर है, खाड़ी है, मैदान है, बगीचा है, ये जो सब चीजें हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाला नहीं है, उसके ऊपर भी ये एफएसआई जो है वो उसको काउंट करने वाले हैं। मतलब ये 4 एफएसआई वाला स्कीम नहीं है, तो ये कुल मिला के 10 एफएसआई वाला स्कीम बनने वाला है। और ये स्कीम में बेस प्राइस जो है वो इन्होंने इस वक्त जो है वो 1600 करोड़ की थी और इन्होंने पॉकेट किया वो उसके लिए 5069 करोड़ उन्होंने लगाए। और जैसे भी वानखेड़े साहब ने बताया कि बराबर है कि अदानी के लिए बहुत सी रियायतें जो है, बहुत सी कंसेशन जो है इसके अंदर दी गई, जो कंस्ट्रक्शन का उनका कंडीशन था कि इतना कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसमें रियायत दी गई। और अभी ये जो वन स्ट्रोक में ये पैसा भरना था, वो वन स्ट्रोक में भी बेस्ट प्राइस जो है वो उनको भरना नहीं है, उसके लिए भी उनको किस्त मिलने वाली है। और सबसे भयानक चीज जो है, वो सबसे भयानक चीज ये है जी, कि थोड़ा तेज बोलिए। इसमें सबसे भयानक चीज जो है, वो भयानक चीज ये है कि धारावी के लोगों में ऐसा डर है आज कि 7 साल के लिए रिहेबिलिटेशन का आपने टाइम लिया है, वो भी पहले इसके बाद में। तो 7 साल के बाद अगर नहीं हुआ तो क्या? तो ये नहीं हुआ तो उन्होंने पेनाल्टी का रकम रखा है 2 करोड़ रुपए। मतलब हमारा प्रोजेक्ट उन्होंने अगर 25 साल भी रखड़ा दिया, 7 साल और 25 साल, 32 साल अगर रखड़ा दिया तो उनको सिर्फ 50 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो जहां पर 10 एफएसआई ये स्कीम चलाने वाले 650 एकड़ के ऊपर और सिर्फ 50 करोड़ रुपए का पेनाल्टी देके हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने का उनके हाथ के अंदर लाइसेंस आज मिलने वाला है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये टोटल प्रोजेक्ट कितने का होगा? कितने खरब रुपए का आपको होगा? ये टोटल प्रोजेक्ट जो है, नहीं वही बता दो आपको कि ये टोटल प्रोजेक्ट जो है उन्होंने इसका रिहेबिलिटेशन का जो कॉस्टिंग किया है वो पहले उन्होंने 27,000 करोड़ किया था, ये टेंडर में उन्होंने उसको घटा के 23,000 करोड़ किया है। तो इसमें जो उनका मुनाफा होने वाला है 5,000 करोड़ में वो बेस प्राइस इन्वेस्ट करके वो लाखों करोड़ रुपया जो है यहाँ पर कमाने वाले हैं। लाखों करोड़, ये सीधा हाँ लाखों करोड़, कम से कम 1 लाख करोड़ जो है। टाइगर ने बताया कि साहब अडानी को 5,000 में दे दी गई है, ये तो जमीन बहुत कॉस्टली है, ये तो सोने की खान है, ये तो गोल्ड माइन है साहब। तो अगर ये गोल्ड माइन है और इसमें लाखों करोड़ का मुनाफा हो रहा है, तो मुंबई में तो एक से बढ़कर एक उद्योगपति है, एक से बढ़कर एक बिल्डर है। मुंबई में तो गोदरेज भी है, मुंबई में तो मुकेश अंबानी भी है, मुंबई में तो हीरा नंदानी भी है। ये लोग टेंडर में क्यों नहीं आए? इनको भी आना चाहिए था जब ग्लोबल टेंडर था। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये कस्टम मेड था? नाम तो ग्लोबल टेंडर था, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें रखी गई थी कि भाई देना है तो मोदी जी के आदमी को देना है, ऐसा कुछ है? ये बिल्कुल आप का जो संशय है वो सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, लेकिन मुंबई में जो भी पैसे वाला उद्योगपति होता है उसकी जमीन की भूख बहुत होती है।
अगर आप मुकेश अंबानी को देखेंगे, आनंद जैन को देखेंगे, तो उन्होंने SEZ के नाम पर नवी मुंबई में काफी एकड़ जमीन पे कब्जा किया है। और जैसा अभी राजू भाई बता रहे थे कि अगर 32 साल तक नहीं बना और इतने पेनल्टी छोटी सी लग गई, तो वो जमीन भी जो है वहां पे SEZ नहीं बना है नवी मुंबई में, और उस पे भी कब्जा लेकिन मुकेश अंबानी का है। नवी मुंबई में भी जो धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट और एक विश्वविद्यालय खोलने की बातचीत चल रही थी, जिसको कि 100 करोड़ रुपए के हमारे HRD मिनिस्ट्री ने ग्रांट भी दे दी थी बिना बने हुए, और एक्सीलेंस का एक वो दे दिया था, वो भी जमीन कब्जे के बाद भी वहां पे निर्माण नहीं होता है। हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरी राजेंद्र जी से बात हुई, जो धारावी में पैदा हुए, पले बड़े और आज एक सफल आदमी है धारावी से निकले हुए, और अनुराग जी पिछले 25 साल से वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं धारावी में। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये जमीन शहर के बीचों बीच है, मुंबई जैसे शहर में, इसको लोग गोल्ड माइन कहते हैं, सोने की खान कहते हैं, और अगर यहाँ जूते में दाल बट रही है, अगर यहाँ रेवड़ी बट रही है, तो फिर बाकी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उनकी लार क्यों नहीं टपकी? वो लोग क्यों नहीं आए? सिर्फ अडानी है क्यों? दीपक जी, आए थे, लोग आए थे, कुछ लोग लाए गए थे दिखाने के लिए। और जो सिकलिंग था, ये तो इंटरनेशनल ग्लोबल टेंडर था, ये ग्लोबल टेंडर था, ये लोकल टेंडर क्यों नहीं नहीं था। आए लोग? तो ग्लोबल टेंडर में लोग आए, सिकलिंग जैसी कंपनी आई कॉन्सोर्टियम बना के, लेकिन जब उनको टेक्निकली, जब आप टेंडर की कंडीशंस चेंज करके आप उनको बाहर रखते हो टेक्निकली, तो ये डिजाइन किसके लिए किया गया ये लोग समझते हैं। दूसरी बात, यदि अडानी जी को कोई चीज मिल रही है तो उसमें हाथ कौन डालेगा? जब अडानी जी, ये बहुत बड़ी बात कह दी भाऊ। वही बता रहा हूं मैं आपने आपको। कहा कि जब जहां रुचि अडानी सोया, हाथ डाल जब रहा है, रुचि सोया जब बिक रहा था और थ्रो अवे प्राइस पे बिक रहा था, सारा बैंकिंग का उसका लायबिलिटी खत्म करके सरकार गिफ्ट में दे रही थी, तो अडानी जी भी थे, लेकिन अडानी जी से ज्यादा नजदीकी तब वो अपने रामदेव बाबा आ गए। तो रामदेव बाबा को ऑब्लाइज किया गया कि चलो रामदेव बाबा को इस बार रुचि सोया रामदेव बाबा को दो। लेकिन अडानी जी को कैसा महाराष्ट्र में फेवर किया जाता है? अडानी जी जहां बीजेपी की सरकार है वहां उनको फेवर होता है। अब महाराष्ट्र का दूसरा फेवर का मैं आपको बेहतरीन उदाहरण दिखाता हूं। मैंने आपको TDR और FSI तो बताया। अब नहीं, अडानी मैं जी यहाँ की पर तरफ आपको रोक रहा हूँ दर्शकों के लिए, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके जवाब से एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि जहां अडानी जाते हैं वहां दूसरा हिम्मत नहीं कर पाता, इसका क्या मतलब है कि जहां अडानी जाएंगे वहां कोई जाता नहीं? ईडी है, इनकम टैक्स है। आपको ये पता है कि भाई ये दामाद है, और जब दामाद आते हैं तो दामाद का स्वागत, और दामाद के लिए तो प्रायोरिटी होती है ना। आप इमेजिन करिए, शादी में दामाद जी बैठे हैं, कोई उनको उठा के थोड़ी ना किसी और कितना दूसरे चेयर पे बिठा देगा। तो ये सब डिसाइडेड है कौन कहां जाएगा। नहीं, आपका क्या कहना है कि अडानी से जो हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट है, उद्योगपति है, बाकी बिल्कुल धन्ना से डरता है, घबराते हैं क्या आज की तारीख? बिल्कुल डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। मैं आपको गुजरात का एक उदाहरण दे सकता हूं। गुजरात में जब एक पावर कंपनी ने पावर लगाने के लिए MOU साइन किया और सरकार से काम भी शुरू किया, तब मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। तब उनको बोला गया इस पावर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन अडानी सामान है। उन्हें मना किया तो वो पावर प्रोजेक्ट कभी नहीं लगा, वो प्रोजेक्ट स्क्रैप हुआ। ऐसा ही पावर प्रोजेक्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन में अडानी जी महाराष्ट्र में इंटरेस्टेड थे। पिछले गवर्नमेंट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, तो नितिन राउत ने कहा कि आप ये सेंटर, प्रॉफिटेबल सेंटर यदि डिस्ट्रीब्यूशन से आप ले लोगे तो फिर बाकी जगह लॉस मेकिंग हमारे लिए छोड़ोगे तो हमारी तनख्वाह तो यहां से आती है, ये तो हम नहीं देंगे। लेकिन जैसी नई सरकार आई, ये एप्लीकेशन लग गई सरकार में। ये तो भला हो बिजली कर्मचारियों का कि वो एक दिन के संप में पूरे स्ट्राइक पे गए, और जब सरकार के हाथ पैर फिर फूल गए तो वो वापस आ गए। लेकिन दूसरा बेहतरीन उदाहरण मैं दिखाता हूं। एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट अब अडानी जी के पास है। उन्होंने आउट ऑफ एक एप्लीकेशन लगाई कि हमें अब और जमीन पे यहां पे कंस्ट्रक्शन करना है, परमिशन दी जाए। उन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट के पास एक्सपेंशन करना है, इसलिए हाई राइज नहीं हो सकता है, तो हमको हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की परमिशन दी जाए। दी गई। हमारे महाराष्ट्र में रूल है, MMRD प्रीमियम लैंड डेवलपमेंट के डेवलपमेंट चार्जेस लेता है, और वो डेवलपमेंट चार्जेस 5000 स्क्वायर फीट से
6,000 स्क्वायर फीट से 12,000 स्क्वायर फीट है। इसमें उन्होंने क्या किया, सरकार ने सबसे पहले उन्हें 8,000 स्क्वायर फीट का परमिशन दे दिया एक्सपांशन का, और टीडीआर वो दे दिया, एफएसआई दे दिया 5 का। मतलब 40 करोड़ स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। जब आप हॉरिजॉन्टली करोगे तो वर्टिकल तो हो नहीं सकता। तो वो 40,000 स्क्वायर फीट का जो आपको एफएसआई मिला, वो आप टीडीआर के तहत दूसरी जगह ले जाओगे, पहला कंसेशन। लेकिन ये तो छोड़ो, एफएसआई तो छोड़ो, जो एमएमआरडी का जो डेवलपमेंट चार्जेस है 6,000 रुपए स्क्वायर फीट से 12,000 रुपए स्क्वायर फीट तक, वो टोटल माफ किया। तो अडानी जी को ये माफ करके 2.5 लाख से 5 लाख करोड़ का फायदा एक पेन के स्ट्रोक पे ही सरकार ने दिया। दूसरी ओर मिलों की बात कर रहे थे अनुराग जी, 60 मिलें थी। हर मिल की कहीं ना कहीं चाल है, जो मिल के वर्कर थे चाल में रहते थे। ऐसे 200 एकड़ की जमीन है चाल की, ये 4 का एफएसआई मांग रहे हैं। यदि वो एफएसआई 4 का दे देता है तो मात्र 40 एकड़ में पूरे जितने भी जो मिल वर्कर है उनके रहने की व्यवस्था होती है, लेकिन सरकार दे नहीं रही है। वो 200 एकड़ पे उद्योगपतियों की गद्द जैसी नजर है। और सरकार ये लगातार, मतलब आज 41 साल हो गए गिरनी कामगारों को संप करते हुए। 41 साल से संघर्ष चल रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में। 41 साल के बाद आज हजारों और लाखों लोग बिना घर के इंतजार कर रहे हैं। उनमें से 35% गिरनी कामगार मर गए। 60% गिरनी कामगार जो है उनकी उम्र 60 से ज्यादा है। उनके ये एफआईआर उनके लिए नहीं होता कुछ, क्योंकि जब तक कोई अडानी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, जब अडानी को पूरा प्रोजेक्ट मिलेगा तब उनका भला होगा, या उनको बोला जाएगा फिर आपको कुछ होता है। तो महाराष्ट्र सरकार कैसा सब्जेक्टिव जाती है। और आप एक बात सोच लो, जो अडानी जी के खिलाफ जाएगा उसकी औकात नहीं है। अडानी जी ने एनडीटीवी खरीदने का सोचा, ऐसी कंपनी ने अडानी को अपना स्टेक बेचा जो अडानी जी के हमेशा विरोधी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डंडा तो चला, या आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम दोनों मीडिया से, और हमने दोनों ने इन्वेस्टिगेट किया है उस एनडीटीवी के डील में। जिसने स्टेक बेचा है मेजर, वो तो अडानी जी के लगातार विरोध था। वो क्यों बेचा, किसके कहने पे बेचा, कहां से प्रेशर था? अंबानी भी झुक गए था? क्या इनकम टैक्स का प्रेशर था? अरे सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। जब दिल्ली में आपके पिताश्री बैठे हैं तो लड़का तो नंगा नाच नाचेगा, जब बाप गृह मंत्री है तो बेटा तो किसानों को कुचलेगा। यहाँ तो गरीबों के अरमान कुचलने की बात हो रही है। तो ये जो बाप श्री बैठे हैं और इनके जो बेटे श्री है, अब ये महाराष्ट्र में और क्या क्या गुल खिलाएंगे 2.5 साल तक, सरकार उनकी है, ये भगवान जाने। और ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे। अनुराग जी, मैं अभी राजेंद्र जी के पास आऊंगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मुंबई में बड़ा कहा जाता है कि मुंबई का किंग कौन, मुंबई का किंग कौन। पहले कहते थे अरुण गावली किंग है, कभी कहते थे मुदलैर किंग है, फिर आया दाऊद इब्राहिम किंग है हाजी मस्तान के बाद। फिर उन्हें लगा साहब अब किंग कौन है, तो एक पिक्चर भी इसी में बन गई। उसने कहा मुंबई का किंग कौन, भीखू मात्रे। आज मुंबई का किंग कौन है? गौतम भाई अडानी है, एकनाथ शिंदे है, या फिर देवेंद्र फडणवीस हैं, कौन है? या धारावी के लोग किंग हैं? मुझे लग रहा है कि मुंबई में किंग को मालूम करना अब कोई कठिन काम नहीं है। अडानी साहब ने रजत शर्मा जी के शो में उन्होंने कहा, जब रजत शर्मा जी ने कहा कि भाई आप सरकार के दबाव में और ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, उनका नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं अडानी ग्रुप के से बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम सारा टेंडर प्रोसेसिंग करते हैं। हमने कहीं कोई बिना टेंडर के कोई काम नहीं लिया। आप हमारी टेंडर जाके देख लीजिए, जो प्रक्रिया सरकार की है, जो प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को क्वालिफाई करते हैं, टेंडर डालते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और कहीं भी हम काम छोड़ के भागे नहीं। तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो भी टेंडर प्रक्रिया अपनाई है कानून के तहत पे अपनाई, ये अडानी का कहना है। अब इस पर आपका क्या टेक है? इसमें अडानी गलत कहां कह रहा है? अडानी ये कह रहा है कि टेंडर मैं डिजाइन करता हूं, उसके बाद टेंडर भरता हूं। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी के एयरपोर्ट्स जब अडानी जी को दिए जा रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस का छपा हुआ स्कूप है, नीति आयोग ने ऑब्जेक्शन लिया था इस पे। तो नीति आयोग ने कहा कि जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट होना है उसमें अडानी बैठते नहीं।
तो नीति आयोग के उस ऑब्जेक्शन को कूड़े के डब्बे में फेंका गया और फिर कंडीशंस को अमेंड करके अडानी जी को उसमें बिठाया गया। नहीं बाबू बाबू, यहाँ पर वो अडानी साहब का ये कहना है कि साहब हम तो वही तो टेंडर डालते हैं, हमें कोई रेवड़ी नहीं मिलती है, हम तो अरे एक टेंडर सेकंड, डालते हैं, कोई भी एक टेंडर डाल मिनट सकता है। दीपक भाई, धारावी में जो पहला 2018 का टेंडर है वो क्यों नहीं डाला? वो सिकलिंग को क्यों मिला? 2022 और 2018 मतलब समझ में नहीं आता। यहां लैंड के भाव मुंबई में हर रोज बढ़ रहे हैं। 2018 के बाद 2022 में चीजें कम कैसी हो रही है? टेंडर में अमेंडमेंट क्यों हुए हैं? किसके लिए हुए हैं? सिकलिंग को क्यों बाहर रखा गया? इतनी जनता मूर्ख है क्या? टेंडर डिजाइन होते हैं, आपको और हमको सबको पता है, बाहर रखने के लिए चीजें गलत होती हैं। सवाल ये है ओपन प्ले, मैंने तो बोला कि आप ओपन खेलो ना, लेकिन डर किस बात का? कौन अप्लाई करेगा अडानी जी आने के बाद? मैं यही सवाल पहले आपको बोला कि यदि सरकार के दामाद है तो है, और आप पूछ रहे थे ना मुंबई का किंग कौन, तो मुंबई का किंग गुजरात है। अभी गुजरात जो चाहता है वो मुंबई में करवाता है। एक जमाने में जो मुंबई हिलाता था पूरे देश को, और एक कहावत थी हमारे महाराष्ट्र में, जब हिमालय संकट में आता है तो सह्याद्री भाग के जाता है। अब सवाल आ गया कि सह्याद्री हमारा घुटनों के बल आ गया है। हिमालय तो छोड़िए, जहां छोटी मोटी टेकड़ियां हैं वो गुजरात भी रोंद रहा है, और ये महाराष्ट्र की जनता रोज देख रही है। मुंबई का किंग गुजरात है। गुजरात तय करता है मुंबई में क्या होना है, महाराष्ट्र में क्या होना है। महाराष्ट्र क्या है माइनस मुंबई, महाराष्ट्र क्या बचता है बताइए आप मुझे। महाराष्ट्र तो भाई बाद में कटोरा लेके हमारा विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, भिखमंगा हो गया है। जो कुछ है मुंबई में है। मुंबई में 1 स्क्वायर इंच लैंड भी आज अब्जों की और सोना उगलती है। और मुंबई के हर डेवलपमेंट में, सही कहा अनुराग जी ने, एयरपोर्ट के पास जो कॉलोनीज बसी उसका रीडेवलपमेंट भी अडानी जी को आएगा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मुंबई का किंग आज गुजरात है। वो तय करता है मुंबई में क्या होना क्या नहीं। ये हमारे महाराष्ट्र का जो नेतृत्व है, शक्तिहीन, शक्तिविहीन, सत्ता का मक्खन खाने के लिए, जो अपने जमीर को बेचकर, अपने महाराष्ट्र की अस्मिता को बेचकर लोग सत्ता में है, तो गुजराती राज करेंगे। और ये बड़ी बात नहीं होगी कि मुंबई भी एक दिन महाराष्ट्र से छीन ली जाएगी। और जो बहुत पहले गुजरातियों का सपना है कि मुंबई को हमारे साथ होना चाहिए, नहीं तो वो एक यूनियन टेरिटरी बन के घोषित होगी। ये हो गया तो कोई मुझे इसमें ताज्जुब नहीं लगता। अनुराग जी, भाऊ ने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि अब मुंबई का जो किंग है, महाराष्ट्र का जो किंग है वो गुजरात है। क्या आपको लगता है कि गुजरात की छाप आपको दिखती है उस महाराष्ट्र में जो कभी उद्धव ठाकरे की बात करता था, बाला साहब ठाकरे की बात करता था, शिवाजी की बात करता था, छत्रपति शिवाजी की? अब क्या वाकई मुंबई में, महाराष्ट्र में अब गुजरात लॉबी जो है वो रूल करती है? ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि मराठी अस्मिता पे बड़ा एक सवाल लग गया है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो अभी वर्तमान नेतृत्व है उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, उससे लगता है कि महाराष्ट्र, जिसका कि दिल्ली की अदावत एक जारी रहती थी, उसमें काफी पहले भी ऐसा नहीं था कि गुजरात के व्यापारियों को मुंबई में स्थान नहीं मिलता था, लेकिन वो इतने प्रमुख या वो एक सेकेंडरी रोल में आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिएगा, केवल जो बुलेट ट्रेन का जो प्रस्ताव जो था उसमें गोदरेज ने अपनी जमीन देने से विरोध किया है और किसी ने भी नहीं किया है। और उसके बाद जब उन्होंने जमीन देने का विरोध कर दिया तो उनके कई प्रोजेक्ट रोक दिए गए, उनको कई तरीके से तंग किया गया, उनको कई परमिशंस नहीं दी गई। तो सरकार जो, जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ईडी और इनकम टैक्स से चलती है और उन्हीं के दबाव में करती है। तो अब मुझे भी ये कहने में कोई संशय नहीं है कि महाराष्ट्र में गुजरात ही किंग बन गया है और वही एक दबाव में और एक फैलाव कर रहा है और कब्जा कर चुका है। जी, आप सब आए, समय की सीमा है, इस वजह से मैं माफी चाहूंगा। सवाल बहुत थे मेरे पास और आप तीनों वक्ता, तीनों एक्सपर्ट हैं, एक मुंबई के एक्सपर्ट है,
एक धारावी के एक्सपर्ट है, एक हिंदुस्तान के टाइगर है साथ में। तो सवाल बहुत थे, आप लोग आए, आपने रोशनी डाली, कुछ अंधेरा जो धारावी पे था, कुछ धुंध थी, उसको हमने कोशिश करी क्लियर करने की। और अगर जरूरत पड़ी, दर्शकों की अगर मांग आती है, तो हम दोबारा धारावी पे बैठेंगे। और ये जो क्विक सैंड है, ये जो रेत है मुंबई की, जो आज कहीं ना कहीं हमें आसमान पे दिख रही है, और उसमें भ्रष्टाचार की हमको कहीं ना कहीं गंध भी दिखती है, बू भी दिखती है, हम इस पर जरूर बात करेंगे। और मैंने ये प्रोग्राम इसलिए किया क्योंकि बहुत से दर्शकों के सवाल आ रहे थे कई दिन से कि साहब धारावी की डील के बारे में, धारावी की डील के बारे में। तो ये हमारी कोशिश थी, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।